चरखा नहीं आया। लगता है अब विवेक को तुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। एक चांदी का चरखा ही तो मांगा था, उसके लिए चांदी का चरखा देना कौन सी बड़ी बात थी। अगर तेरी जगह हम होते तो अपने पतियों से 12 साल तक बात भी नहीं करते। तू ही है जो अपने पति के पीछे पागल है। आप सही कह रही हैं दीदी, मैं भी कसम खाती हूँ 12 साल तक बात नहीं करूंगी। उर्मिला अपनी बहनों की बातों में आकर 12 साल तक बात न करने की कसम खा लेती है। महीनों बाद विवेक घर आ जाता है। इतने दिनों बाद विवेक को देखकर उर्मिला मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। विवेक उर्मिला से बात कर रहा था, लेकिन उर्मिला कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उर्मिला, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? और वो जो चांदी का चरखा भिजवाया था, वह तुम्हें कैसा लगा? तुम मुझसे किस बात के लिए नाराज हो? मुझे बताओ तो सही। क्या इसका मतलब इन्होंने मुझे चरखा भिजवाया था, लेकिन चरखा घर आया क्यों नहीं? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मुझसे अब बोल भी नहीं सकती, कसम जो खाई है। विवेक कई दिन घर रहता है और उर्मिला से बोलने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उर्मिला कुछ नहीं बोलते। विवेक फिर से अपने काम पर विदेश चला जाता है। विवेक लगातार चिट्ठियां लिखता रहता था, लेकिन उर्मिला की बहनों ने एक भी चिट्ठी उर्मिला तक नहीं पहुंचने दी और उर्मिला को विवेक के खिलाफ भड़काती रहती थी। उर्मिला ने अब पक्का मन बना लिया था 12 साल तक बात न करने का। इसी तरह से पूरे 5 साल गुजर गए। अब विवेक भी थक चुका था और दूसरी शादी करने का मन बना लेता है। विवेक फिर भी शादी करने से पहले उर्मिला से बात करने की कोशिश करता है। उर्मिला, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे पास अब भी समय है, अब भी मुझे से बोल जाओ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मुझसे किस बात के लिए नाराज हो? अगर तुम मुझसे अब भी बोल जाओगी तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। विवेक के कई बार पूछने पर भी उर्मिला कोई जवाब नहीं देती है। अब विवेक गुस्से में बाहर चला जाता है और एक राज्य की सुंदर कन्या से विवाह कर घर ले आता है। विवाह कर घर आते ही विवेक की दूसरी पत्नी उर्मिला को कमरे से बाहर निकाल देती है। भरी सर्दी में उर्मिला बिना किसी कंबल रजाई के बाहर बैठी रो रही थी। जैसे जैसे रात होती गई और ज्यादा ठंड बढ़ती गई, अब उर्मिला ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ठंड से उसके हालात खराब हो रही थी। उर्मिला अपनी बहन का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगने लगती है। उर्मिला अपनी सभी बहनों के दरवाजे पर गई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब उर्मिला ने हार कर विवेक के कमरे का दरवाजा खटखटाया। विवेक, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो। विवेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं यहाँ मर जाऊंगी। उर्मिला बार बार दरवाजा खटखटाती और विवेक को आवाज लगाती है, लेकिन विवेक ने दरवाजा नहीं खोला। उर्मिला फिर से अपनी बहनों के दरवाजे खटखटाने लगती है। अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। उर्मिला अपनी बहनों के दरवाजे पर ही बेहोश हो जाती है। दिन निकलता है। उर्मिला को बेहोश देखकर सभी बहनें उसे कमरे में ले जाती हैं। उर्मिला, क्या हुआ? रात तुम बाहर बेहोश क्यों पड़ी थी? दीदी, ऐसे कह रही हो जैसे आप सब कुछ जानती ही नहीं हो। रात मैंने सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। क्या तुमने हमारा भी दरवाजा खटखटाया था? हमें तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। अगर हमें आवाज आती तो हम दरवाजा जरूर खोलते। तू हमारी बहन है, हम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? सारी बहनें अलग अलग बहाने बनाकर उर्मिला की नजरों में खुद को सही साबित करने लगती हैं। लेकिन उर्मिला, तूने तो विवेक का दरवाजा भी खटखटाया होगा, क्या उसने भी दरवाजा नहीं खोला? नहीं खोला उन्होंने भी दरवाजा। दूसरी बीवी आते ही वह इतना बदल गया, हमें विवेक से यह उम्मीद नहीं थी। अभी तो दूसरी को आए एक ही रात हुई है और तेरी ये हालत हो गई है। ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाना बेहतर है। मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं तो जहर खा लूं, लेकिन ऐसी जिंदगी न जी हूं। अपनी ही बहनों के बहकावे में आकर नादान उर्मिला अपनी जिंदगी नरक बना लेती है और फिर एक दिन जहर खाकर अपनी जान दे देती है। उर्मिला के साथ जो कुछ भी हुआ वह इन सब की जिम्मेदार खुद ही थी। कभी भी किसी की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब ना करें।
मैं ये कहानी फोन से ही बनाती हूँ, जिसे बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगता है। क्या आप मेरे काम को एक लाइक नहीं करेंगे? अरे आप कितने अच्छे हैं, आपने तो सब्सक्राइब और कमेंट्स भी किया। थैंक यू दोस्तों।